नमस्कार। 4 मई 2026 आज वोटों की गिनती का दिन है और इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे उन लाइव अपडेट्स और पेचीदा डेटा के अंदर उतरने वाले हैं जो देश के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर साफ करेंगे। दाव बहुत ऊंचे हैं और आज हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरी तस्वीर को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत में ही हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं इन राज्यों की मजबूत क्षेत्रीय किलेबंदी को भेद पाएंगी? सच कहूं तो ये सिर्फ राज्यों का चुनाव नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ताकतों के बीच का एक बहुत बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन राज्यों से गुजरने वाले हैं। द स्टार्टिंग लाइन, फिर पश्चिम बंगाल में एक संभावित बदलाव, उसके बाद केरल की परंपरा, तमिलनाडु और असम के समीकरण और आखिर में राष्ट्रीय रणनीतिक प्रभाव। भाग 1, द स्टार्टिंग लाइन, 8,800 से अधिक उम्मीदवार। आज के मुख्य रण क्षेत्र हैं 4 प्रमुख राज्य, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम, और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। स्ट्रांग रूम खुल चुके हैं और ईवीएम की सील टूट चुकी है। यहाँ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर दांव इतने ऊंचे हैं कि इन नतीजों का सीधा असर दिल्ली तक महसूस किया जाएगा। भाग 2, पश्चिम बंगाल, पैराडाइम शिफ्ट, एक कांटे की टक्कर। क्या यहाँ कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इसे समझने के लिए टीएमसी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं। 2011 में 184 सीटें, 2016 में 211 और 2021 में 215 सीटें। उन्होंने हर बार अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। एग्जिट पोल्स में एक भगवा लहर की भविष्यवाणी की गई है, तो आज का चुनाव असल में ममता बनर्जी के इस 15 साल पुराने अजेय किले को भेदने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और अब अगर हम सुबह 9:15 बजे के शुरुआती रुझानों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प है। मार्जिन बहुत ही कम है। बीजेपी को हल्का सा एज मिला हुआ है, वो 70 सीटों पर आगे है और टीएमसी 58 सीटों पर। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है कांग्रेस का 2 सीटों पर आगे होना। याद रखिए, 2021 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, तो कांटे की टक्कर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 93.19%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये पहले चरण का ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट है। 2021 के 81.56% से ये एक बहुत बड़ी छलांग है, जो दिखाता है कि बंगाल के लोग इस चुनाव को लेकर कितने उत्साहित थे। लेकिन इस भारी मतदान के पीछे एक और बहुत बड़ा आंकड़ा छिपा है, और वो है 91 लाख। जी हाँ, 91 लाख। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान 91 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इससे कुल मतदाताओं की संख्या में 11.63% की कमी आई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनमें से 65% मुस्लिम थे। ऐसे में अगर हार जीत का अंतर बहुत कम रहता है तो ये डेटा यकीनन एक बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म देने वाला है। भाग 3, केरल, द ऑल्टरनेट ट्रेडिशन, कड़ी चुनौतियों का सामना। दक्षिण भारत की राजनीतिक दिशा को समझने के लिए केरल एक बहुत ही स्पष्ट इंडिकेटर साबित हो सकता है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ सिर्फ 4 सीटों पर। शुरुआती दौर में एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिख रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दोनों के लक्ष्य एकदम अलग हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का एलडीएफ लगातार तीसरी बार जीतकर इतिहास रचना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ यूडीएफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर केरल की उस पुरानी परंपरा को कायम रखना चाहता है जिसमें हर चुनाव में सत्ता बदल जाती है। भाग 4, तमिलनाडु और असम डायनामिक्स, इनकम्बेंट्स विद एन एज। इन राज्यों में सत्ताधारी गठबंधनों का पलड़ा भारी लग रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो अगर डीएमके जीतती है तो इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ है निरंतरता, यानी राज्य का विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी।
लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के केंद्रीकरण और राजकोषीय चिंताओं के कारण एक ठहराव या स्टैग्नेशन का जोखिम भी बना रहता है। तमिलनाडु के बहुत ही शुरुआती रुझान देखें तो डीएमके 4 सीटों पर और एआईएडीएमके 2 सीटों पर आगे है। लेकिन यहाँ सबका ध्यान खींचा है अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने, जो 1 सीट पर आगे चल रही है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ की दशकों पुरानी 2 पार्टी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। चलिए अब असम का रुख करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही रोचक ऐतिहासिक पैटर्न है। बीजेपी यहाँ 2016 से सत्ता में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने दम पर 64 सीटों का जादुई बहुमत हासिल नहीं किया है। 2016 और 2021 दोनों ही बार वे 60 सीटों पर रुक गए थे और उन्हें सहयोगियों की जरूरत पड़ी। आज वो शुरुआती रुझानों में 10 सीटों पर आगे हैं, तो देखना होगा कि क्या इस बार वो बिना सहयोगियों के बहुमत का आंकड़ा पार कर पाते हैं। असम में हुए इस भारी मतदान पर असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया का कहना है कि हमारे अपने परिचित लोगों ने इस बार ज्यादा वोट दिए हैं। हमारे बाकी लोग जो पहले किसी न किसी वजह से हिचकिचाते थे, वो एक मजबूत सरकार के लिए वोट करने आगे आए हैं, तो वो इसे अपने पक्ष में एक साफ मैंडेट मान रहे हैं। बड़े परिदृश्य पर जाने से पहले पुडुचेरी का एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। शुरुआती विश्लेषण साफ संकेत दे रहे हैं कि यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है और उनकी वापसी की पूरी संभावना है। भाग 5 नेशनल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, द मैक्रो लेवल व्यू। अब समय है थोड़ा पीछे हटने का और बड़े स्तर पर चीजों को समझने का। अगर हम पूरे भारत की तस्वीर देखें तो आज बीजेपी अपनी पैन इंडिया महत्वाकांक्षाओं के 4 अहम पिलर्स को टेस्ट कर रही है। पहला, बंगाल में एक बड़ी जीत हासिल करना। दूसरा, तमिलनाडु में डीएमके को चुनौती देना। तीसरा, केरल में अपनी पैठ बनाना। और चौथा, असम में एक और भी बड़े जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखना। वहीं दूसरी तरफ बात करें ममता बनर्जी की, तो उनके लिए भी दांव बहुत ऊंचे हैं। अगर वो बंगाल में लगातार चौथी बार अपना किला बचाने में कामयाब होती हैं, तो ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं होगी, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक टॉप विपक्षी नेता के रूप में उनके कद को काफी बढ़ा देगी। तो इन सारे आंकड़ों और रुझानों को देखने के बाद आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। राज्यों के स्तर पर मिलने वाले ये नतीजे आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की पूरी दिशा को किस तरह से बदलेंगे। हमारे इस खास एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुझानों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलेगा असली तस्वीर सामने आ ही जाएगी।